नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सीडीपी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आरटीई 2009 पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, हर सीटेट के एग्ज़ाम में आरटीई से 2 या 3 क्वेश्चन, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, आरटीई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों, आरटीई का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसका हिंदी होता है दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान के 86वें संशोधन से अनुच्छेद 21A के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। संविधान के 86वें संशोधन से और अनुच्छेद 21A के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। अगला पॉइंट है दोस्तों, अ राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिल अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित किया गया और राज्यसभा में इस विधेयक को 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया था। याद रखना है दोस्तों, 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में आरटीई 2009 को पारित किया गया। अगला पॉइंट है दोस्तों, इस संविधान के तहत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 21 क के तहत किया गया। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलवाना केंद्र सरकार व राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व बन गया। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आरटीई 2009 को कब लागू किया गया? तो याद रखिएगा, आरटीई 2009 को 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया और संपूर्ण भारत में लागू हुआ, लेकिन एक राज्य जम्मू कश्मीर को छोड़ करके जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था ये। अगला पॉइंट है, संसद में इस बारे में 2002 में 86वां संविधान संशोधन होने के 7 साल बाद विधेयक दोनों सदनों में पारित हुआ। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा 86वां संशोधन कब हुआ था? तो 86वां संशोधन संविधान में 2002 ईस्वी को हुआ था। उसके 7 साल बाद आरटीई बना। अगला पॉइंट है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के तक के बच्चों के लिए है। अगला पॉइंट है, इससे पहले 134 देशों में शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन चुका है। भारत 135वां देश है। भारत 135वां देश बना शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला देश। इससे पहले 134 देश शिक्षा को मौलिक अधिकार बना चुका था। अगला पॉइंट है, आरटीई का खर्चा केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों मिल करके करते हैं। दोस्तों, इस अधिनियम को ईसाई मिशनरी मदरसों या धार्मिक संस्थाओं पर लागू नहीं किया जा सकता है। अब नोट के रूप में कुछ पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है और पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक। कक्षा अगर दिया रहेगा तो पहली से 8वीं तक और एज दिया रहेगा तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए। और याद रखिएगा, ये सामान्य बच्चों के लिए एज है। 6 वर्ष से 14 वर्ष सामान्य बच्चों के लिए। यदि बच्चा विकलांग है, जिसको अब दिव्यांग कहा जाता है, तो दिव्यांग के लिए 6 वर्ष से 18 वर्ष। कक्षा वही रहेगा 1 से 8, लेकिन एज सीमा कुछ 4 साल का छूट दिया गया है दिव्यांग के लिए, तो 6 वर्ष से 18 वर्ष तक। अगला पॉइंट है, अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार है। फिर केंद्र व राज्य सरकार में वित्तीय भागीदारी होती है 65:35 में। दोस्तों इसको याद रखिएगा, रेशियो 65% जो है केंद्र सरकार देगी और 35% राज्य सरकार का खर्च होता है इसमें।
RTE में जो खर्च होता है दोनों सरकार मिल करके करती है, 65% केंद्र सरकार और 35% राज्य सरकार। पूर्वोत्तर राज्यों में दोस्तों यह रेशियो अलग है, 90% केंद्र सरकार देती है और 10% राज्य सरकार खर्च उठाती है। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम में माता पिता व संरक्षक को बच्चों को स्कूल भेजने का दायित्व है। बच्चों से प्रवेश शुल्क या ट्यूशन फी नहीं ली जाएगी। बच्चों के प्रवेश के समय कोई भी प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं होगा। दोस्तों प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते हैं। प्रवेश अगर बंद हो गया है तब भी सत्र शुरू होने के 6 महीने तक बच्चों को प्रवेश दे सकते हैं। किसी भी बालक को कक्षा में रोका या फेल नहीं किया जाएगा। शारीरिक दंड व मानसिक उत्पीड़न नहीं दिया जाएगा। मान्यता प्राप्त विद्यालय ही संचालित होंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में मिल जाता है, ये SMC है और SMC का फुल फॉर्म पहले देख लीजिए। SMC का फुल फॉर्म होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। स्कूल मैनेजमेंट समिति का जो है ये अध्यक्ष कौन होता है, तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष बच्चों का कोई अभिभावक होता है। जिसका बच्चा इस विद्यालय में पढ़ रहा है वही अभिभावक सदस्य बन सकता है या अध्यक्ष बन सकता है। शिक्षक और बालक का अनुपात दोस्तों 1:5 यानी प्राथमिक विद्यालय में यदि 30 बच्चा है तो 1 शिक्षक की ज़रूरत होगी, यानी 30 बच्चों पे 1 शिक्षक की बहाली होगी। यदि 60 बच्चा है तो 2 शिक्षक की बहाली होगी, 90 बच्चा है तो 3 शिक्षक की, 120 बच्चा है तो 4 शिक्षक की, 150 बच्चा है तो 5 शिक्षक की। और दोस्तों याद रखना है, यदि 150 बच्चा हो जाए या उससे ऊपर हो जाए तो 1 हेड मास्टर की नियुक्ति भी करनी होगी, यानी शिक्षक के अलावा 1 हेड मास्टर की नियुक्ति हो जाएगी 150 से अधिक बच्चा हो गया तो। और 150 यानी 200 बच्चा तक जो है रेशियो यही रहेगा 30:1 छात्र और शिक्षक का। यदि 200 बच्चा हो गया या 200 से अधिक हो गया तो रेशियो थोड़ा सा बदल जाएगा, 40:1 हो जाएगा, यानी 40 बच्चा पे 1 शिक्षक 1:5 में। अब देखिए दोस्तों, यदि विद्यालय में बच्चों की संख्या 200 से अधिक है तो यह अनुपात 40:1 होगी, यानी 40 छात्र रहेगा तो शिक्षक की संख्या 1, 40 छात्र और 1 शिक्षक यदि 200 बच्चा हो गया है स्कूल में तो। अब शैक्षणिक घंटे और कार्य दिवस के बारे में देख लीजिए दोस्तों। 1:5 में वर्ष में 200 दिन क्लास चलेगी और वर्ष में टोटल कुल 800 घंटे क्लास होगी और प्रतिदिन के हिसाब से 4 घंटा प्रतिदिन क्लास चलेगी 1:5 में। और उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 to 8 में एक वर्ष में मिनिमम 220 दिन क्लास चलेगी और कुल घंटा में अगर पूछेगा तो 1000 मिनिमम घंटा क्लास चलेगी और प्रतिदिन के हिसाब से तो 4.5 घंटा प्रतिदिन क्लास चलेगी। दोस्तों यदि सप्ताह में पूछे तो याद रखना है, एक शिक्षक प्रति सप्ताह न्यूनतम 45 घंटे पढ़ाएगा। इसमें जो है इन घंटों में अध्यापक की पाठ्य योजना की तैयारी और तैयारी अवकाश भी शामिल है। ये 45 घंटा में एक सप्ताह में मिनिमम 45 घंटा पढ़ाना है और उसमें अध्यापक की पाठ्य योजना की तैयारी और तैयारी अवकाश भी शामिल रहेगा। दोस्तों कुछ पॉइंट देख लीजिए जो RTE से संबंधित है। पहला पॉइंट है, प्रत्येक बच्चों को उसके निवास क्षेत्र के 1 किलोमीटर के भीतर प्राथमिक स्कूल होनी चाहिए और 3 किलोमीटर के अंदर माध्यमिक स्कूल यानी 6 to 8 वाला जो उच्च प्राथमिक जिसको कहते हैं ये स्कूल होनी चाहिए। निर्धारित दूरी पर स्कूल नहीं है तो उसके यानी बच्चों के स्कूल आने के लिए छात्रावास या वाहन की व्यवस्था की जानी चाहिए। दोस्तों इस पॉइंट को निचोड़ देख लीजिए। इस पॉइंट का, यदि 1 किलोमीटर के भीतर प्राथमिक स्कूल नहीं है और 3 किलोमीटर के भीतर माध्यमिक स्कूल नहीं है तो आपको छात्रावास की व्यवस्था करनी पड़ेगी या नहीं तो बच्चों को लाने के लिए और उसको घर छोड़ने के लिए आपको वाहन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, बच्चों को
स्कूल में दाखिला देते समय स्कूल या बस, स्कूल या व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई अनुदान नहीं मांगेगा। इसके साथ ही बच्चे या उसके माता पिता या अभिभावक को साक्षात्कार देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अनुदान की राशि मांगने या साक्षात्कार लेने के लिए भारी दंड का प्रावधान है। इस पॉइंट को एक बार दोस्तों फिर से समझ लीजिए। नामांकन लेते समय किसी बच्चे से नामांकन फी नहीं लेना है और उससे किसी भी प्रकार की परीक्षा या साक्षात्कार नहीं लेना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप पे दंड लग सकता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, विकलांग बच्चों को भी मुख्य धारा की नियमित स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने की अधिकार है। यानी विकलांग बच्चे भी मुख्य धारा की नियमित स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों, किसी भी बच्चे को आवश्यक कागजों की कमी के कारण स्कूल में दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता है। स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी किसी भी बच्चे को प्रवेश के लिए मना नहीं किया जाएगा और किसी भी बच्चे को प्रवेश परीक्षा देने के लिए नहीं कहा जाएगा। 5वां नंबर पॉइंट है दोस्तों, किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में फेल करके नहीं रोका जाएगा और 8 साल तक की शिक्षा पूरी करने तक किसी भी बच्चे को स्कूल में नहीं हटाया जाएगा स्कूल से। यानी नामांकन जो है आप काट करके नहीं हटा सकते हैं। बच्चों को, किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में फेल करके नहीं रोक सकते हैं और उसका नाम भी काट करके नहीं हटा सकते हैं। 6वां नंबर पॉइंट है दोस्तों, स्कूल में शिक्षकों और कक्षाओं की संख्या पर्याप्त मात्रा में रहेगी। हर 30 बच्चे पर एक शिक्षक होंगे और हर शिक्षक के लिए एक कक्षा होगी और प्रिंसिपल के लिए अलग से कमरा उपलब्ध करवाया जाएगा। 7वां नंबर पॉइंट है, कोई भी शिक्षक या शिक्षिका निजी शिक्षण गतिविधियां नहीं चलाएगा या चलाएगी। इस पॉइंट का अर्थ हुआ दोस्तों, कोई भी शिक्षक या शिक्षिका अपना जो ट्यूशन खोल देती है वो नहीं कर पाएगी। यदि आप सरकारी टीचर हो जाते हैं तो आप अपना ट्यूशन नहीं चला सकते हैं। 8वां नंबर पॉइंट है दोस्तों, स्कूल में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। 9वां पॉइंट है, किसी भी बच्चे को मानसिक यातना या शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। सीटेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलता है देखने को। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का दंड, या तो मानसिक दंड या शारीरिक दंड, किसी भी प्रकार का दंड आप नहीं दे सकते हैं। यह पूर्णतः मना हो गया है। 10वां नंबर पॉइंट है, इस अधिनियम के तहत शिकायत निवारण के लिए ग्राम स्तर पर पंचायत, क्लस्टर स्तर पर क्लस्टर संसाधन केंद्र, तहसील स्तर पर तहसील पंचायत, जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी की व्यवस्था किया गया है। दोस्तों, अब इस तरह से RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 से थ्योरी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कैबिनेट ने RTE एक्ट 2009 को कब मंजूरी दी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 जुलाई 2009 को कैबिनेट ने RTE एक्ट 2009 को मंजूरी दी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, RTE एक्ट 2009 को क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा में कब पारित किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, RTE एक्ट 2009 को राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को और लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। तीसरा नंबर प्रश्न है, RTE एक्ट 2009 को राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किया RTE एक्ट 2009 पर? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने RTE एक्ट 2009 पर हस्ताक्षर कर दिए। चौथा प्रश्न है, RTE एक्ट 2009 को गजट में कब प्रकाशित किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा 27 अगस्त 2009 को RTE एक्ट 2009 को गजट में प्रकाशित किया गया। 5वां नंबर प्रश्न है, भारत में RTE एक्ट 2009 को कब लागू किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा 1 अप्रैल 2010 को। यह बहुत बार पूछ चुका है दोस्तों, भारत में RTE एक्ट 2009 को कब लागू किया गया। यहाँ दोस्तों स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। RTE एक्ट 2009 लिखा हुआ है, इसको देख करके सोच लेते हैं जो 2009 में लागू हुआ, लेकिन गलत है दोस्तों। बना था 2009 में लेकिन लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को, याद रखिएगा। 6वां नंबर प्रश्न है, RTE एक्ट 2009 भारत के किस राज्य में लागू नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों RTE एक्ट 2009
भारत के एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है और बाकी सब जगह लागू है। तो अब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा ही से हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, लद्दाख और जम्मू। अब ये राज्य रहा नहीं। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, 7वां नंबर प्रश्न, आरटी एक्ट 2009 में कुल कितने अध्याय और कुल कितने धारा हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा, आरटी एक्ट 2009 में कुल 7 अध्याय हैं और कुल 38 धारा है। 8वां नंबर प्रश्न है, आरटी एक्ट 2009 को कानूनी अधिकार बनाने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, आरटी एक्ट 2009 को कानूनी अधिकार बनाने के लिए 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में किया गया। 9वां नंबर प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद से जोड़ा गया? इस प्रश्न का उत्तर होगा, अनुच्छेद 21A के द्वारा जोड़ा गया। 10वां नंबर प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या होना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों 1:30। दोस्तों याद रखिएगा, पहले शिक्षक है और बाद में छात्र, इसलिए 1:30 होगा। 30:1 नहीं मारिएगा, याद रखना है पहले छात्र दिया है या पहले शिक्षक। यदि पहले शिक्षक रहेगा तो 1:30, पहले छात्र रहेगा तो 30:1। 11वां नंबर प्रश्न है, आरटी एक्ट 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य कितने घंटे करना अनिवार्य है? तो इस प्रश्न का दोस्तों आंसर होगा, एक शिक्षक को एक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे पढ़ाना है, जिसमें उसका असाइनमेंट, वर्क और अवकाश भी शामिल है। 12वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, आरटी एक्ट के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, प्राथमिक स्तर पर एक साल में न्यूनतम 800 घंटा और 200 दिन। 800 घंटा में पूछेगा तो 800 घंटा और दिन में पूछेगा तो 200 दिन शिक्षण कार्य बहुत जरूरी है। मिनिमम 800 घंटा और 200 दिन, 800 घंटा या 200 दिन, इस दोनों में से कोई एक रहेगा। यदि दोनों साथ में है तो कॉमा देकर के रहेगा। 3रा नंबर प्रश्न है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 हेतु छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए? तो दोस्तों इसका रेशियो थोड़ा सा बढ़ जाता है। 6:8 में छात्र और शिक्षक का अनुपात 35:1 होता है। चाहे छात्र कितना भी कम क्यों ना हो या ज़्यादा क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रेशियो घटता बढ़ता नहीं है, हमेशा फिक्स रहता है। 6:8 में 35:1, 35 छात्र पे एक शिक्षक या एक शिक्षक पे 35 छात्र, याद रखना है। 14वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर यदि 150 से अधिक बच्चे हो तो क्या प्रावधान है? तो दोस्तों पहले बता चुके हैं आप लोग को थ्योरी सेक्शन में, जो यदि विद्यालय में बच्चों की संख्या 150 से अधिक हो जाए तो एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होती है, याद रखना है। तो 150 से अधिक बच्चा हो गया है तो एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी और 5 शिक्षक रहेंगे। 15वां प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने बच्चे होने पर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 to 8 में यदि बच्चों की संख्या 100 या 100 से अधिक हो चुकी है तो एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी। यदि बच्चों की संख्या 100 से कम है तो उस केस में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति नहीं होगी, कोई शिक्षक ही प्रभारी का कार्य करेंगे। 16वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, आरटी एक्ट 2009 के तहत निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, आरटी एक्ट 2009 के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है, यानी 25% निर्धन विद्यार्थियों का एडमिशन लेना है और उसे निःशुल्क पढ़ाना है। 17वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसे अंग्रेजी में एसएमसी कहा जाता है, के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष बच्चों के अभिभावकों में से कोई एक अभिभावक होते हैं। 18वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी शिक्षक अनुपात क्या होगा? दोस्तों यदि बच्चों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात 40:1 होगा। 19वां नंबर प्रश्न, आरटी एक्ट के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे व कार्य दिवस हैं? तो इस प्रश्न का जवाब होगा, आरटी एक्ट के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी 6 to 8 में कुल एक वर्ष में 1000 घंटा पढ़ाना है,
यदि दिन में पूछे तो एक वर्ष में 220 दिन पढ़ाना है, और एक दिन का पूछे तो एक दिन में 4.5 घंटा पढ़ाना है। 20वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, आरटीई की किस धारा में बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है? इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चे को शारीरिक दंड और प्रताड़ित करना मना है, धारा 17 में। 21वां नंबर प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष कैसा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, आरटीई एक्ट 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार समझातीय है। दोस्तों, आयु के अनुसार समझातीय का अर्थ होता है समान आयु का बच्चा समान क्लास में। इसका मतलब ये भी आप समझ सकते हैं, यदि मान लीजिए बच्चा 6 साल में सरकारी स्कूल में पहली कक्षा में नामांकन होता है, 6 साल का है तो पहली कक्षा में। अगर 8 साल का कोई बच्चा है और पहली बार स्कूल में नामांकन के लिए आता है तो उस बच्चा का पहली कक्षा में नामांकन नहीं होगा, आयु के अनुसार नामांकन होगा। 6 साल में पहली कक्षा में होता है तो 7 साल में दूसरी कक्षा में और 8 साल में तीसरी कक्षा में, यानी बच्चा का 8 साल का बच्चा है और पहली बार आ रहा है विद्यालय तो उसका नामांकन डायरेक्ट तीसरी कक्षा में होगा। इसीलिए आयु के अनुसार समझातीय इसे कहा जाता है। 22वां नंबर प्रश्न है, यदि कोई बच्चा जो 8 वर्ष का है प्रथम बार विद्यालय में नामांकन के लिए जाता है तो उसका नामांकन किस कक्षा में होगा? दोस्तों, आप जान चुके हैं 8 वर्ष का कोई बच्चा है और पहली बार विद्यालय में नामांकन के लिए आ रहा है, इससे पहले कहीं नहीं पढ़ा है, तो उसका पहली कक्षा में नामांकन नहीं लेकर के आयु के अनुसार लेंगे। 6ठी कक्षा में पहला में होता है तो 7वीं में दूसरा में होगा, और 8वीं में है तो 8वीं में है तो डायरेक्ट इसका तीसरा में एडमिशन हो जाएगा, तो कक्षा 3 में इसका एडमिशन लेंगे। 23वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, शिक्षक किस धारा के तहत प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं? तो धारा 28 में यह वर्णन किया गया है कि कोई भी सरकारी शिक्षक अपना प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। 24वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, आरटीई 2009 बिल सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राज्यसभा में सबसे पहले आरटीई 2009 पेश किया गया। 25वां नंबर प्रश्न है, आरटीई 2009 की अधिसूचना कब जारी की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 27 अगस्त 2009 को। 26वां नंबर प्रश्न है, आरटीई लागू करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो इस प्रश्न का दोस्तों आंसर होगा आरटीई लागू करने वाला भारत दुनिया का 135वां देश बन गया है। भारत से पहले 134 देश आरटीई को अपना मौलिक अधिकार मान चुका है। 27वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, आरटीई 2009 के बारे में औसत्य कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ, तो ये तो सत्य है दोस्तों, और सत्य खोजना है तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं एवं 1 अनुसूची है, ये भी सत्य है दोस्तों, तो ये आंसर नहीं होगा। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों पर लागू होता है, ये भी सत्य है दोस्तों, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और चौथा नंबर में देखिए, कक्षा 1 से 8 तक लागू होता है, ये भी सत्य है दोस्तों, तो ये भी आंसर नहीं होगा। शिक्षा राज्य सूची का विषय है, ये गलत है दोस्तों, शिक्षा राज्य सूची का विषय नहीं है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए ये गलत है और गलत खोजना था तो असत्य यही है, 5वां नंबर आंसर होगा। अब 28वां क्वेश्चन देखिए, आरटीई 2009 के कौन से अध्याय में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आरटीई के 2000 अध्याय 2 में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 29वां नंबर प्रश्न है, आरटीई 2009 के अनुसार यदि बालक 9 वर्ष का है तो उसे कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, देख लीजिए, आपको पहले भी बता चुके हैं, जो 6 वर्ष में पहली कक्षा में एडमिशन होता है, 7 वर्ष में दूसरी में होगा, 8 वर्ष में तीसरी में, और 9 वर्ष का बच्चा है तो 9 वर्ष का बच्चा है तो डायरेक्ट चौथी में एडमिशन होगा इसका। 30वां नंबर प्रश्न है, आंगनबाड़ी या बालवाड़ी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए खोले जाएंगे का उल्लेख किस धारा में है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा धारा 11 में। 31वां प्रश्न देखिए, आरटीई 2009 के अनुसार निजी विद्यालय में कितनी सीटें SC ST विकलांग और दुर्बल वर्ग के लिए आरक्षित की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, आरटीई 2009 के अनुसार निजी विद्यालय में 25% सीटें SC ST विकलांग और दुर्बल वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। 32वां प्रश्न है, आरटीई 2009 के अनुसार किस धारा के अंतर्गत बालकों को फेल नहीं किया जा सकता है और उन्हें निष्कासित नहीं किया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा धारा 16 में ऐसा वर्णन है कि किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाएगा और उसका नामांकन काट करके उसे निष्कासित नहीं किया जाएगा। 33वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, किसी बालक को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा करने पर शिक्षक को कौन सी कार्यवाही की जाएगी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, यदि कोई शिक्षक शारीरिक या मानसिक रूप से बच्चों को प्रताड़ित कर रहा है तो उसे अनुशासनात्मक कार्यवाही उस पर की जाएगी। 34वां नंबर प्रश्न है, विद्यालय की विकास योजना यानी SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी द्वारा तैयार की जाएगी, इसका उल्लेख धारा 22 में किया गया है।
35वां नंबर प्रश्न है, RT 2009 की धारा 27 के अनुसार अध्यापकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन निम्न में से किन कार्यों में लगाया जा सकता है? जनगणना, चुनाव कार्य, आपदा राहत, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों शिक्षण के साथ साथ जनगणना, चुनाव कार्य और आपदा राहत कार्य में शिक्षक को लगाया जा सकता है, ऐसा प्रावधान है। 36वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, धारा 26 के अनुसार स्कूल में कितने प्रतिशत से अधिक पद खाली नहीं रह सकता है? तो दोस्तों धारा 26 में वर्णन किया गया है स्कूल में 10% से अधिक पद खाली नहीं रख सकते हैं। 37वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा के अधिकार की प्रकृति या स्वरूप कैसी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, शिक्षा के अधिकार की प्रकृति या स्वरूप संवैधानिक है। 38वां नंबर प्रश्न है, एक प्राथमिक विद्यालय में 220 बालक है तो इसमें होने चाहिए। दोस्तों आपको पहले बता चुके हैं, यदि विद्यालय में 150 या उससे ऊपर बच्चा हो गया है तो वहाँ एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी, और 200 या 200 से अधिक बच्चा हो जाए तो 40:1 में शिक्षक की बहाली होगी, यानी 40 बच्चा पे एक शिक्षक। तो यहाँ दोस्तों अगर 40 से 220 में भाग देते हैं तो 5 बार में पूरा लग रहा है और 20 शेष बच रहा है, यानी एक शिक्षक और चाहिए। तो 5 1 6 6 शिक्षक पढ़ाने वाला चाहिए और एक प्रधानाध्यापक होगी। 39वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, शिक्षकों की संख्या 1 to 5 में देख लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए। यदि 60 बालक है तो 2 शिक्षक की बहाली होगी, यदि 61 से लेकर के 90 विद्यार्थी है तो 3 शिक्षक, 91 से लेकर के 120 विद्यार्थी है तो 4 शिक्षक, और 121 से 200 के बीच अगर बच्चा है तो 5 शिक्षक होगा। यदि 150 से अधिक बच्चा हो जाता है तो एक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी। और दोस्तों 200 से ऊपर बालक की संख्या अगर हो जाती है तो छात्र और शिक्षक का अनुपात 40:1 होगा। प्रधानाध्यापक को छोड़ करके प्रधानाध्यापक की गिनती इसमें नहीं होगी, यानी शिक्षक केवल होगा। ये 40:1 में शिक्षक का ये अनुपात है, प्रधानाध्यापक की गिनती शिक्षक के रूप में नहीं करते हैं, अलग से वो उनका पद है। 40वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, और RT का ये अंतिम प्रश्न है, शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह RT 2009 के अनुसार कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा, शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह 45 घंटे तैयारी घंटों के सहित होनी चाहिए, यानी इसमें शिक्षक का अवकाश भी शामिल है, जो जिसके लिए वो तैयारी पढ़ाने के लिए अगर तैयारी करेंगे तो उस तैयारी भी उसमें शामिल है, यानी कुल 45 घंटा एक सप्ताह में। तो इस तरह से दोस्तों RT से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे और क्वेश्चन आंसर के रूप में भी आप देख चुके हैं और थ्योरी के रूप में भी देख चुके हैं। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अब मिलते हैं फिर अगला वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।